नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल VNKS हिंदी कहानियां। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर भी करें और कमेंट में अपने सुझाव जरूर लिखें। मेरे पति विदेश में रहते थे। मैं और मेरी सास घर में अकेले रहते थे। मेरी सास विधवा थी। वो रोजाना शाम को खाना बनाकर ले जाती और किसी अनाथ को दे देती, ये सोच के कि इसका पुण्य उनके पति यानी मेरे ससुर को मिलेगा। एक दिन मेरी सास बेहोश हो गई और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि वो गर्भवती हैं। मैंने अपनी सासू माँ को कुछ नहीं बताया और अगले दिन उनका पीछा किया तो देखा कि वो एक पुराने घर में गई हैं। वहां जाकर जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरी सास, मैं अपने मामा के घर में रहती थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। जो पहला रिश्ता मेरे लिए आया, मामा ने उसके लिए हाँ कर दी और मुझे अपने घर से विदा कर दिया, क्योंकि उनकी अपनी भी बेटियां शादी के लिए बैठी हुई थीं। तो उन्होंने झटपट मेरी शादी निपटा दी। मैं उनकी बेटियों से ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मामी को ये डर था कि कहीं अच्छे से अच्छा रिश्ता मेरे लिए ना आ जाए। इसलिए मेरे लिए जब अभिजीत का रिश्ता आया तो मामी ने मामा के कान भरे और जल्दी जल्दी ऐसे शादी कर दी मेरी जैसे मैं घर से भाग जाऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। मेरा पति बहुत अमीर नहीं था, लेकिन मेरी शादी होते ही पैसों की कमी का सामना करना पड़ गया, क्योंकि मेरी शादी में अच्छा खासा खर्चा हो गया था। मेरे पति ने शादी अच्छे तरीके से करने के लिए काफ़ी कर्जा लिया था, इसलिए वो कर्जा उतारने के लिए विदेश चले गए ताकि वो कुछ पैसा जमा करके आ जाएं। और कर्जा भी उतर जाएगा और अच्छे तरीके से गुजर बसर भी हो जाएगी। उनके कागजात पहले से ही बने हुए थे, इसलिए वो कमाने के लिए दुबई चले गए, जहां पर मेहनत मजदूरी करनी थी। अभी मेरी शादी को 2 ही महीने हुए थे कि मेरे पति देश से बाहर चले गए और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा था। अभिजीत ने मुझे कहा था, अरे क्यों परेशान हो रही हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, थोड़ा सब्र करो। देखो, पैसों की परेशानी बहुत ज्यादा है और सिर्फ शादी की बात नहीं है, मुझे अपना घर बनाने के लिए भी पैसे चाहिए। मैं अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम किराए के घर में रहते हैं। तो क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा अपना घर हो? इस तरह की बातें करके अभिजीत ने मेरी उदासी को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि उनके जाने की खबर सुनकर मैं काफी दिनों से उदास थी। फिर मैंने सोचा कि वो ठीक ही तो कह रहे हैं, मुझे ही थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। इसके बाद जब हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो हम एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अपने पति को तो मैंने देश से बाहर विदा कर दिया था, लेकिन अब इस घर में मैं और मेरी सासू माँ, हम दोनों ही रहते थे। इस थोड़े से समय में मेरे सास से ज्यादा बात नहीं होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास अपने पति के साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत कम वक्त है। इसलिए शादी से लेकर अब तक का सारा समय, दिन रात, मैंने अपने पति के साथ ही गुजारे थे। अपनी सास के साथ बैठने और उनसे बात करने का तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता था, ना ही फिलहाल कोई ज़रूरत थी। मैं तो बस उनको खाना बनाकर देती थी और वो चुपचाप खा लेती थी। मेरी सास सारा दिन और सारी रात क्या करती रहती थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जबकि मेरे पति बाहर चले गए थे तो घर में मैं और मेरी सास ही थे, इसलिए हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन मैंने गौर किया कि मेरी सास कुछ अजीब सी थी। वो आम सासों की तरह नहीं थी। काम ना करने पर मुझे कुछ नहीं कहती थी, खामोशी से खुद काम कर दिया करती थी। मुझे अगर जागने में देर हो जाती तो वो नाश्ता बना दिया करती थी। मेरे मैले कुचैले कपड़े धोने लग जाती। इन तमाम बातों से मुझे खुशी नहीं मिलती थी, बल्कि गुस्सा आने लगता था। एक दिन मैंने उनसे कह दिया, आप मोहल्ले वालों को क्या बताना चाहती हैं कि आपकी बहू को काम नहीं आता? दिन चढ़े सोई रहती है,
अपने कपड़े नहीं धो सकती, सफाई नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में तो आप मुझे बदनाम करना चाहती हैं मोहल्ले भर में। मेरा इतना सा कहना था कि इसके बाद मेरी सास ने किसी काम को हाथ नहीं लगाया। अब अगर हफ्तों में मेरे कपड़े मैले कुचैले पड़े रहते तो वो नहीं धोती थी। अगर मैं देर से जागती थी तो चाय नाश्ता नहीं बनाती थी, सिर्फ वो अपने लिए बनाती थी। मुझे इस बात पर भी बड़ी हैरानी हुई थी कि उन्होंने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया था, बल्कि खामोशी से सारे काम छोड़ दिए। फिर कुछ दिन के बाद एक बड़ी अजीब सी बात होने लगी। मैं जब भी खाना बनाती थी तो वो मुझसे कहती थी कि एक आदमी का खाना ज्यादा बना देना। मैंने पूछा, घर में तो हम दोनों ही हैं सिर्फ, तो फिर 3 आदमी का खाना क्यों बनाऊं? तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे ससुर जीवित नहीं है, इसलिए मैं उनका खाना किसी गरीब को दूंगी ताकि उनको पुण्य मिल सके। अपनी सास की ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। जब तक मेरे पति यहाँ पर थे, उन्होंने कभी भी मेरे ससुर का खाना किसी गरीब को नहीं दिया था। हैरत की बात ये थी कि वो दिन का खाना नहीं देती थी, सिर्फ रात का खाना देती थी। मेरे मन में कई तरह के सवाल उभरने लगे थे, लेकिन मैंने पूछना सही नहीं समझा। जबकि मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो पहले भी खाना देती रही हों। मैं तो अपने पति में ही मगन थी, मैंने कभी देखा भी नहीं, न मैंने कोई फिक्र की कि उन्होंने रात को खाना दिया है किसी गरीब को कि नहीं। लेकिन मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी। उनके पति को गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे और वो उनके पुण्य के लिए किसी गरीब को खाना दे रही हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो अपने पति की मुक्ति के लिए ऐसा करती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरतें बहुत कम देखी थी और अपनी सास को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो एक रूखी सूखी सी औरत लगती थी, जिसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे उनमें कभी कोई खास अच्छाई नजर नहीं आई थी, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बहुत बढ़ गई थी। ऐसा इसलिए भी हुआ था कि मेरी नई नई शादी हुई थी और मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं उनको याद करती थी तो मैं अपनी सास का दर्द महसूस कर सकती थी। मैं सोचती थी कि मैं अपने पति से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि वो थोड़े समय के लिए मजबूरन देश से बाहर गए हैं तो मेरा ये हाल है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरे सास के पति तो दुनिया से ही चले गए थे और उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो कभी वापस आएंगे। ऐसी बात सोचकर ही मेरा दिल डूबने लगता था और फिर मुझे मेरी सास से हमदर्दी होने लगती थी। अब हर वो औरत जिसे अपने पति से मोहब्बत हो, मुझे वो औरत अच्छी लगने लगी थी, और जो औरतें बिला वजह अपने पति की बुराइयां करती थीं, मेरा उनके पास बैठने को भी दिल नहीं करता था। मेरी सास रोज खाना लेकर घर से बाहर चली जाती थी और काफी देर तक बाहर ही रहती थी, यहाँ तक कि मुझे नींद आने लग जाती थी। लेकिन मुझे जागना पड़ता था क्योंकि मुझे अपनी सास के लिए दरवाजा खोलना होता था। एक दिन परेशान होकर मैंने उनसे कह दिया, आप खाना देने जाती हैं तो इतना वक्त क्यों लगाती हैं? देखिए, मुझे जल्दी सोने की आदत है क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है और सुबह सवेरे अभिजीत का फोन भी आता है। मेरी सास ने कहा, बेटी, गरीब को खाना देने के बाद मैं पड़ोस में चली जाती हूँ, वहाँ बातें करती हूँ, इसलिए थोड़ी देर हो जाती है। आगे से तुम सो जाया करो और मेरी फिक्र छोड़ दो। मैं दरवाजे को बाहर से ताला लगा कर जाऊंगी और चाबी भी अपने साथ रखूंगी। उनकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून हो गया था, यानी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। अब मैं बेफिक्री से सो सकती थी। मेरे पति की वहां पर नाइट ड्यूटी थी, इसलिए वो रात में मुझसे बात नहीं करते थे और मैं जल्दी सो जाया करती थी। हमारी बात सुबह को होती थी और उसके बाद दिन में कई बार होती थी। मैंने सोचा कि सासू माँ अकेली बोर हो जाती हैं, इसलिए वहाँ रोज पड़ोस की औरतों के घर जाकर बैठ जाया करती हैं। मुझे उनके जाने पर कोई ऐतराज नहीं था, ना वो मेरे मामले में दखल देती थीं और ना मैं उनके मामले में।
अब तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली है जो कि मुझे कुछ नहीं कहती, वरना शादी से पहले तो सबने सास का ऐसा रूप मेरे दिमाग में बना दिया था कि मुझे बहुत डर लगता था कि न जाने मेरी सास कैसी होगी। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन अचानक मुझे ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, और मैं जो इतने दिन से दिल ही दिल में अपनी सास की तारीफें कर रही थी, उनसे मुझे एक पल में ही नफरत महसूस होने लगी। वास्तव में मेरी भोली भाली दिखने वाली सासू माँ अंदर से इतनी शातिर होंगी मुझे मालूम नहीं था। मैं तो उन्हें इस कदर मासूम समझ रही थी कि जैसे वो पापों से बिल्कुल दूर रहने वाली औरत हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने अच्छाई की चादर ओढ़ रखी है और जो हकीकत है वो उसके बिल्कुल विपरीत थी और बहुत ही खौफनाक। ये सब कैसे हो सकता है? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। ये हकीकत जानकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि मैं अपने पति को ये सब क्या बताऊं, कैसे बताऊं। और सोच रही थी कि मैं अपने पति को ये सब कुछ बता दूंगी। भला ये भी कोई बात बताने वाली थी जो मैं किसी को बताती? मैं तो अपने आप से दोहराते हुए शर्मसार हो रही थी। भला मेरी बूढ़ी सास इस तरह कैसे कर सकती हैं? लेकिन जब मैंने गौर किया तो वो इतनी बूढ़ी भी नहीं है। मेरी सास ने कहा था कि उनकी शादी जब हुई थी तो उनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, वाकई में ऐसा होता था। और अब मेरी सास 40 साल से कुछ ही ऊपर होंगी, लेकिन उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता था कि उन पर बुढ़ापा आ गया है। लेकिन कुछ दिन से मैंने ये भी महसूस किया था कि उनके चेहरे पर एक बार फिर से रौनक आने लगी थी। एक दिन अचानक वो मेरे सामने चक्कर खाकर गिर पड़ी तो मैं परेशान हो गई। उन्हें होश में लाने की मैंने पूरी कोशिश की और मेरी कोशिश करने पर ही वो जल्दी होश में भी आ गईं। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ है आपको? तो उन्होंने कहा, शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। हाँ ठीक है, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। मैंने रिक्शा पकड़ा और उनको पास के अस्पताल लेकर चली गई, पर आते ही वो एक बार फिर से बेहोश हो गई। मैं परेशान हो गई कि आखिर उनको हुआ क्या है। शायद वाकई में उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो गया है, या गर्मी भी तो है। डॉक्टर ने कहा कि इनके कुछ टेस्ट होंगे। डॉक्टर ने उन्हें आराम का इंजेक्शन दिया और उनके खून का सैंपल लेकर कुछ टेस्ट किए। उनके होश में आने के बाद हम घर वापस आ गए। लेकिन अगली सुबह जब मैं रिपोर्ट लेने गई तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस रिपोर्ट के अनुसार मेरी सास प्रेग्नेंट थी। ये देखकर तो मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपनी सासू माँ को कुछ नहीं बताया और बदनामी के डर से वो रिपोर्ट छुपा दी। मेरी सास की तबीयत वैसे ही खराब थी। इस खराब तबीयत के बावजूद वो रोज की तरह खाना लेकर जाती थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोचने लगी, ये किस तरह का ड्रामा कर रही है ये औरत। मैं इनकी पति से मोहब्बत देखकर बहुत प्रभावित हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये औरत इतनी गिरी हुई निकलेगी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि ये खाना देने के बहाने अपने आशिक से मिलने जाती थी। यकीनन खाना भी उसी को देती होगी, बल्कि उसके साथ मिलकर खाती होगी, क्योंकि वो बहुत सारा खाना निकाल कर जाती थी, जो कि 2 लोगों के लिए काफी होता था। पहले मैंने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि बात ही ऐसी थी। मैंने फैसला किया कि इस बात का पता लगाकर ही रहूंगी कि आखिर मामला क्या है और मेरी सास रोजाना रात को कहाँ जाती हैं। मैंने सोचा कि मैं सारे पक्के सबूत इकट्ठे करूंगी, इसके बाद ही अपने पति को सारी बात बताऊंगी। मेरे पति को भी तो पता चले कि उसकी माँ ने कितनी अजीब हरकत की है।
अरे इंसान जवानी में ऐसी गलती करता है तो बात समझ में आती है, लेकिन बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हुए मेरी सास को थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि वो पल पल मौत के करीब हो। वैसे तो मौत हर वक्त इंसान के सिर पर होती है, कभी भी आ सकती है, लेकिन बुढ़ापा मौत का संकेत होता है। उम्र के इस हिस्से में दाखिल होते हुए मेरी सास को पूजा पाठ में मगन हो जाना चाहिए था, और इस उम्र में आकर वो इस तरह का काम कर बैठी हैं। मैंने उनका पीछा करने की ठान ली थी। सोचा कि आज रात जब वो खाना लेकर बाहर जाएंगी तब मैं उनका पीछा करूंगी। लेकिन मुझे याद आया कि वो ताले की चाबी लेकर जाती थी और बाहर से ताला लगाकर जाती थी, क्योंकि मैंने ही उन्हें कहा था कि मुझे जल्दी नींद आ जाती है। उनका इंतजार करते हुए मुझे देर हो जाती है। मैंने अपनी सास से कहा कि वो आज के बाद बाहर से ताला लगाकर ना जाया करें। मुझे डर लगता है कि कहीं अगर घर में आग वगैरह लग गई तो मैं कैसे बाहर निकलूंगी। मेरी ये बात सुनकर सास के चेहरे का रंग फीका हो गया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। जैसे ही मेरी सास खाना लेकर बाहर गईं, तो मैंने अपनी पुरानी चादर उठाई जो कि शादी से पहले मैं इस्तेमाल करती थी, और शादी के बाद भी इस चादर को यादगार के तौर पर अपने साथ लाई थी। चादर उठाई और उनके पीछे पीछे चल दी। चादर मैंने इसलिए ली थी ताकि सास मुझे पहचान न सके, वरना जो चादर मैं रोज इस्तेमाल करती थी उससे तो वो बखूबी पहचान सकती थी कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। रात के 9 बज रहे थे और गली सुनसान पड़ी थी, क्योंकि मोहल्ले वाले जल्दी सोने के आदी थे। मैं इस तरह से सास का पीछा कर रही थी कि उनको थोड़ा भी शक ना हो कि कोई उनके पीछे है। वो शायद अपनी धुन में ही चलती जा रही थी। खाना हाथों में थामे हुए चलते चलते वो बहुत दूर आ गई थी। मुझे हैरानी हुई कि एक बीमार औरत इतनी दूर कैसे आ सकती है। फिर वो एक पुराने से घर में घुस गई जो बहुत ही टूटा फूटा सा था। मुझे डर था कि अंदर घुसते ही कहीं वो दरवाजा बंद ना कर दे, लेकिन जब मैंने पीछा किया तो देखा कि दरवाजे में तो कोई कुंडी ही नहीं थी। यानी कि वो घर इतना पुराना और टूटा फूटा था कि उसके दरो दीवार भी इस बात के गवाह थे। मैं दबे पांव उस घर के अंदर घुसी तो मैंने देखा कि वहां मेरी सास का हमउम्र एक शख्स मौजूद था, और मेरी सास उससे बहुत खुशहाल माहौल में बातें कर रही थी। न सिर्फ बातें कर रही थीं, बल्कि अपने हाथों से निवाले बना बनाकर उस शख्स को खिला रही थी। ये दृश्य देखकर तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था कि ये सब क्या हो रहा था। यानी कि मेरी सास रोजाना मुझसे झूठ बोलकर जाती थी कि वो गरीब बच्चों को खाना देने जाती हैं, जबकि वो यहाँ पर किसी अनजान आदमी के घर के अंदर आकर न सिर्फ अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, बल्कि उससे खुश होकर बातें भी कर रही थीं और काफी वक्त लगाती हैं। यहाँ तक कि मैं सो जाती हूँ और जब मैं पूछती हूँ तो कहती हैं कि मोहल्ले की औरतों के साथ बैठती हैं। और मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि मैंने उन सब बातों पर ध्यान देना तो दूर, कभी सास पर जरा सा भी शक नहीं किया, और मैं उनको एक अच्छी औरत समझती रही जो अपने पति की वफादार हैं और उनके पुण्य के लिए खुद गली से बाहर आकर गरीबों को खाना देती हैं। लेकिन अब बात सिर्फ खाना खिलाने की हद तक नहीं थी, ना ही किसी अनजान शख्स से बातें करने की हद तक थी, बल्कि बात तो इससे भी बहुत आगे निकल चुकी थी। मेरी सास तो गर्भवती हो चुकी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि यही वो शख्स है जिसके साथ मेरी सास का कोई चक्कर है। इसी वजह से वो खाना देने के बहाने यहाँ आती हैं। अब ये आदमी कौन है मैं नहीं जानती थी। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं वहां जाकर उन दोनों के मुंह पर उन्हें भला बुरा कहूं। फिर मुझे ख्याल आया कि वो दोनों कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दें, और मैं पीछे अपना घर भी खुला छोड़कर आई थी। कहीं चोर वोर ना घुस जाएं, मुझे ये भी फिक्र थी। जैसे ही मेरे दिल में चोर का ख्याल आया, मैं फौरन वापस गई, क्योंकि वहां पर मेरे जेवरात भी रखे थे और कुछ कीमती सामान भी। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी। मैंने फैसला कर लिया था
कि जब मेरी सास घर आएंगी तो मैं उनके सामने वो सब कुछ बोल दूंगी जो मेरे दिल में है। वहां पर तो मैंने उस अनजान शख्स के डर से कुछ नहीं कहा था, लेकिन घर में तो मैं बोल सकती थी। जैसे ही मेरी सास वापस आई तो मुझे जागता देखकर वो थोड़ी चौंक सी गई और पूछा, तुम अभी तक सोई नहीं? मैं भी गुस्से में आ गई और कहा, जिस औरत की सास इतनी बदकिरदार हो सकती है उसको भला कैसे नींद आएगी? मेरी बात सुनकर तो वो हैरान होकर मुझे देखने लगी। तो मैंने कहा, मुझे इस तरह से ना देखिए, मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि आप खाना देने के बहाने कहाँ जाती हैं और किससे मिलती हैं और आपकी कोख में किसका पाप पल रहा है। मेरी सास ने मुझसे कहा, क्या कह रही हो तुम? मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट उनके मुंह पर दे मारी और कहा, ये सब बिना वजह नहीं कह रही हूं मैं, सबूत है मेरे पास। ये देखिए आपकी मेडिकल रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा है कि आप गर्भवती हैं, और अब मैं वो देख कर आई हूं कि आप किसका पाप लिए फिर रही हैं। सास ने वो रिपोर्ट उठाई और उसे पढ़ने लगी और मुझसे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, रिपोर्ट गलत है। मैंने कहा, अच्छा, अगर रिपोर्ट गलत है तो मैं यकीन भी कर लेती, लेकिन वो शख्स कौन है जिससे सारी सारी रात आप बैठकर बातें करती रहती हैं? अपने पति के लिए पुण्य के काम का नाम लेकर किसी और शख्स के पास रहते हुए आपको शर्म नहीं आती? कौन है वो आदमी जिसके साथ आप हंस हंस कर बातें कर रही थी? आपको अंदाजा भी है कि आपने मेरे पति की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। क्या मुंह दिखाएंगे मेरे पति सारी दुनिया को कि उसकी बूढ़ी मां, जिसने अभी अभी बुढ़ापे की दहलीज पर कदम ही रखा है, वो गर्भवती हो गई है? अगर मेरे ससुर जिंदा होते तो फिर भी जमाना कुछ ना कहता, थोड़ी बहुत बात होती और फिर सब चुप हो जाते कि चलो एक स्वीकारने लायक बात है, कोई अनुचित बात तो नहीं है, ये कहकर लोग उसे स्वीकार कर लेते। लेकिन अगर दुनिया इस बच्चे से जुड़े सवाल करेगी तो वो जमाने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोगों की बहन या बेटी इस तरह के काम करती हैं और उनके सर शर्म से झुक जाते हैं। लेकिन ये पहली बार है कि एक जवान लड़के की मां ने इस तरह का काम किया है। मेरे पति तो बदनामी के डर से अपनी जान ही ले लेंगे। मैंने अपने दिल की सारी भड़ास उनके सामने निकाल दी। उन्होंने कहा, तुम गलत समझ रही हो, वो शख्स तो मेरा भाई है। उसे किसी ने गलत डकैती केस में फंसाया था, जिसकी वजह से वो पुलिस से छुपकर इस घर में बैठा हुआ था और मैं उसे खाना देने जाती थी। मैंने मजबूरी में तुमसे झूठ बोला था कि तुम क्या सोचोगी कि मैं कहाँ जाती हूँ, इसलिए मैंने पुण्य वाली बात कही थी। मेरी सास झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैंने कहा, आप इतना झूठ मत बोलिए, ये रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है और वो आदमी आपका भाई नहीं है। वक्त आने पर जमाने के सामने हर कोई भाई बहन बन जाते हैं। अपने इतने बड़े भाई को कोई भी औरत अपने हाथ से निवाले बनाकर नहीं खिलाती। इस तरह की हरकतें औरत अपने आशिक के साथ ही करती है और वो आपका भाई नहीं है, ये बात मुझे मालूम है। इतनी कम अकल नहीं हूं मैं कि मैं समझ ही ना सकूं कि दो लोगों के बीच में कैसे रिश्ता हो सकता है। हाँ ठीक है, वो आदमी पुलिस से छुप रहा होगा, ये बात आपकी सही है, लेकिन वो आपका भाई नहीं है, वो आपका आशिक है। मैं अपनी धुन में न जाने क्या क्या बोले जा रही थी कि अचानक मेरे फोन की घंटी बजी और इस फोन को सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया और मैंने हैरत से अपनी सास की तरफ देखा और मेरे हाथ से मोबाइल छूट कर रह गया। मेरी सास ने हैरत से मुझे देखा और कहा, किसका फोन है? क्या हो गया है? मेरा बेटा तो ठीक है ना? बताओ, तुम इतनी हैरान क्यों हो गई हो फोन सुनने के बाद? बताओ मुझे, किसका फोन था? मैंने सास से कुछ नहीं कहा और मैं अपने कमरे में चली गई और अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास दरवाजा खटखटा रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि किसका फोन है और मैं क्यों रो रही हूं। यकीनन वो परेशान थी, लेकिन मैं अपनी सास को क्या बताती कि वो फोन उस लैब से आया था जहां पर मैंने अपनी सास के टेस्ट करवाए थे
और लैब वाला शख्स मुझसे कह रहा था कि नाम 1 होने की वजह से टेस्ट में गलती हो गई है। आपकी सास की रिपोर्ट किसी और के पास चली गई है और किसी और की रिपोर्ट आपकी सास के पास आ गई है। जो रिपोर्ट आपके पास आई है वो एक नए शादीशुदा जोड़े की है जो आपकी सास के नाम से है और वो गर्भवती भी है। और आपकी सास की रिपोर्ट मेरे पास है और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सास को फेफड़ों का कैंसर है। अब मैं अपनी सास को क्या बताती कि मैं जो इतनी देर से उनके किरदार पर उंगली उठा रही थी, उनके पास तो बहुत कम वक्त बचा है। मैं किस मुंह से अपनी सास से माफी मांगती। आखिर मैंने दरवाजा खोला और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उनको सारी सच्चाई बता दी। उस दिन के बाद वो बहुत बीमार हो गई थी और उनकी आंखों में हर वक्त मेरे लिए शिकायत रहती थी। वो शख्स वाकई में मेरी सास का भाई था जो पुलिस से छुप रहा था। एक छोटी सी गलतफहमी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। मेरी सास कुछ महीने बाद इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गईं क्योंकि उन्हें कैंसर था। लेकिन मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाई कि मैंने उनको इतना कुछ कह दिया था। मुझे उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी और लैब वालों से कहना चाहिए था कि उनकी रिपोर्ट में जरूर कोई गलती है। लेकिन बजाय इसके मैं ये सब कुछ करती, मैंने अपनी आंखें बंद करके हर चीज पर भरोसा कर लिया। काश कि मैं एक पल को सोचती कि रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। मुझे ये बात सोचनी चाहिए थी, आगे जाकर डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और मेरे दिल में हमेशा इस बात का बोझ रहेगा।